हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने 3.4 प्रश्नावली को पढ़ा था। आज हम लोग 3.5 का अध्ययन करेंगे। चलिए मैं शुरू करता हूं। तो पहला जो क्वेश्चन है 3.5 का कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। अब देखिए अद्वितीय हल किसका है। तो अद्वितीय हल की पहचान के लिए मैंने बतला दिया था अद्वितीय हल। इसके पहचान के लिए मैंने बताया था कि कब अद्वितीय हल होता है, कब एक से अधिक हल होता है और कब कोई हल नहीं होता है। अद्वितीय का मतलब होता है एक हल, और एक से अधिक हल कब होता है। तो हम बतलाए थे कि जब A1 बाय A2 ये दो समीकरण की जब हम तुलना करेंगे बराबर नहीं हो B1 बाय B2 और बराबर नहीं हो C1 बाय C2 तो अद्वितीय होता है, कोई हल नहीं होता है। उस स्थिति में क्या हो जाता है, ये एक बराबर और एक बराबर नहीं। तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं कोई हल नहीं, विरोधाभास, विरोध की बात हो जाती है। एक बराबर एक बराबर नहीं तो विरोध की बात हो जाती है, इसलिए कोई हल नहीं। अनेक हल कब होगा, जब ये तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर हो जाएगा तो अनेक हल हो जाएगा। इस प्रकार से हम तीनों शर्त हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर आप तुलना करके बतला सकते हैं कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन की तुलना करके हम यहाँ पर देख लेंगे। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अगर पहला में 4 क्वेश्चन हैं, तो पहला में 4 क्वेश्चन हैं, तो इस 4 क्वेश्चन में हम देख लेंगे किसका अद्वितीय हल है। अगर अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणन विधि से हल कर लेंगे। वज्र गुणन विधि के लिए आप पिछला वीडियो देख लेंगे, या नहीं अगर सीख लिए हैं तो फिर कोई बात नहीं है। अगर अद्वितीय हल होगा उसी समीकरण को आगे हल करना है, जो अद्वितीय हल नहीं होगा जिसका, उसे हल इसमें नहीं करना है, क्वेश्चन के अनुसार हम काम करेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरा का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन कहता है ए और बी के किन मानों के लिए, पहले मैं समीकरण लिख रहा हूं। समीकरण यहाँ पर है 2x + 3y = 7, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x, इसको इधर ले आते हैं 2x + 3y - 7 = 0। ये पहला समीकरण हो गया। फिर और भी हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये a - bx + a + b × y = 3a + b - 2। इसको हम एक स्टेप और बढ़ाते हैं a - bx + a + by। इस पूरे टर्म को हम इधर ले आएंगे, पूरे टर्म को लाएंगे। देखिए हम ऐसे लिखेंगे और 3a + b - 2 ऐसे हम इसको लिख लेंगे, क्योंकि पूरे टर्म को लाए हैं। और पूरा टर्म को अगर हम ऐसे कहते हैं, यहाँ पर तो प्लस ही है, इससे इधर आ जाएगा तो माइनस, या इसको रहने दीजिए ऐसे ही। अब हम यहाँ पर देखते इधर बच क्या गया, तो 0 बच गया। इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं। समीकरण 2 बना लिए। अब यहाँ पर देखिए हम तुलना करने के लिए प्रत्येक में हम क्या करेंगे, हम ये लिख लेंगे a1 बराबर, यहाँ से पहला समीकरण है 2 b1 x का गुणांक a y का गुणांक b, तो b1 हो जाएगा 3, c1 हो जाएगा -7। अब a2 b2 और c2 भी लिखेंगे ना, तो वो समीकरण 2 से हम प्राप्त करेंगे। तो a2 = a - b, b2 = a + b एंड c2 = -3a + b - 2। ये ज्ञात हो गया। हमें क्या कर रहा है कि a और b के किन मानों के लिए, a और b जो इसमें है, वो a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण जो है युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। a और b का कितना मान होगा जिसके कारण ये दोनों समीकरण का अनेक हल हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अनेक हल की शर्त हम यहाँ लिखेंगे a1 a2 b1 b2 ये सब हम ज्ञात कर लिए हैं। हम यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हम यहाँ लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या शर्त होती है, उस शर्त को हम पहले लिखेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब देखिए
अद्वितीय हल हो, एक हल हो, इसका जो होता है दोनों ये यहाँ पर बराबर नहीं होगा, यहाँ भी बराबर नहीं होगा, यानी तीनों अनुपात बराबर नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर बराबर और यहाँ पर एक बराबर नहीं कर देंगे तो कोई हल नहीं होगा। और अगर दोनों बराबर, दोनों जगह अगर हम बराबर लिख दिए तो वो अनंत हल हो जाता है, अनेक हल हो जाता है। यहाँ भी कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तब ए और बी के किस मान पर अनेक हल हो जाए। हम क्या करेंगे, उसका शर्त जो होता है वो शर्त हम लिख लिए कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए का जो शर्त होता है ये होता है, और इसके आधार पर हम इन मानों को रख करके फिर हल करेंगे तो वहाँ से हमें ए और बी का मान निकलेगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं, किसी भी दो अनुपात को लेकर के आप इस अनुपात को लेकर के भी आगे बढ़ सकते हैं, इस दो अनुपात को लेकर के भी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ हम लिखते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। तो A1 का मान कितना है, A1 का मान यहाँ पर है 2, A2 का मान A माइनस B, B1 का मान 3 और B2 का मान है A प्लस B। अब हम यहाँ देखते हैं, तिरछा गुना कर देंगे, तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 3A माइनस 3। सबको इधर ले आइए, अगर हम लाते हैं इधर देखिए माइनस 3A और यहाँ हो जाएगा प्लस 3B इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 2A माइनस 3A, यहाँ हो जाएगा माइनस A प्लस 2B और प्लस 3B प्लस 5B इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे, तो माइनस A इज इक्वल टू माइनस 5B। अब दोनों तरफ माइनस आ गया तो दोनों माइनस को हटा सकते हैं। A इज इक्वल टू 5B, अगर हम B को इधर लाए तो क्या हो जाएगा, A/B इज इक्वल टू 5। अगर इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो हम बट्टा 1 कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या को अगर भिन्न में लिखना हो तो बट्टा 1 हम लगा देते हैं। यहाँ से हम देख लेंगे कि A यहाँ पर अंश है, B यहाँ पर हर है, 5 यहाँ पर अंश है, 1 यहाँ पर हर है। तो A यानी कि अंश बराबर अंश के और हर बराबर हर के, तो यहाँ पर हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख लेंगे कि A बराबर 5 और B बराबर 1। तो इसका मतलब ये हुआ, प्रश्न ने जो कहा था कि A और B के किस मान के लिए समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। हम यहाँ पर A और B ज्ञात कर लिए हैं और बताएंगे कि देखिए यहाँ पर A जब 5 होगा और B जब 1 होगा तब इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर इसके अलावा कोई और मान आ गया तो फिर उसका शर्त चेंज हो जाएगा, फिर हो सकता है एक हल हो या फिर कोई हल नहीं हो, वो हो सकता है। लेकिन अगर A 5 हो और B 1, यानी A की जगह पर 5 और B की जगह पर 1 रखेंगे, इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे, इस प्रकार से आप भी बना देंगे। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए। आप जब भी वीडियो देखें तो गणित सामने रखें और क्वेश्चन पढ़ें। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। देखिए पहले तो मैं समीकरण लिख रहा हूँ, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 या 3x प्लस वाई, अब इसको इधर ले आते हैं, -1 इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 इसको बना। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद जो हमें दिया है 2k - 1 x प्लस k - 1 y इज इक्वल टू 2k + 1। या इस पूरे टर्म को इधर ले आते हैं, 2k - 1 x प्लस k - 1 y माइनस 2k + 1 इज इक्वल टू 0। इसको समीकरण 2 बना दीजिए। फिर उसी प्रकार से A1 A2 ये सब हम लिख लेंगे, ये सब आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। A1 इज इक्वल टू 3, B1 इज इक्वल टू y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 और C1 इज इक्वल टू -1। अब A2 यहाँ हो जाएगा 2k - 1, B2 k - 1 और C2 हो जाएगा -2k + 1। इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं वो A1 A2 ये हम लिख लिए। ठीक है, शर्त क्या कर रहा है,
कह रहा है कि के का कितना मान होगा, के का कितना मान होगा जिसके कारण ये जो समीकरण युग्म है उसका कोई हल ना हो। तो कोई हल ना हो इसका क्या शर्त होता है, फिर हम वही बात लिखेंगे। कोई हल नहीं के लिए शर्त क्या होती है, क्योंकि हमें क्या कह रहा है कि के का कितना मान होगा जिसके कारण समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो हम देखेंगे ना कि कोई हल कब नहीं होता है। कोई हल तब नहीं होता है जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के। ऐसा होता है तब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। यहाँ से हम इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं या इस अनुपात को भी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इसे हल करके। a1/a2 = b1/b2 या तो अब यहाँ पर देखिए a1 का मान कितना है, a1 का मान 3, a2 है 2k - 1 = b1 का मान है 1 और b2 का मान है k - 1। अब हम इसको हल करेंगे फिर तिरछा, जैसा हम इससे पहले क्वेश्चन पढ़े हैं सेम वही है, शर्त अलग है। तिरछा गुणा करेंगे 3k - 3 = 2k - 1। तो 3k इसको इधर लेते हैं माइनस 2k - 1 इसको इधर लाते हैं प्लस 3 या 3k - 2k = k = 3 - 1 2। यदि k का मान 2 हो, यदि k का मान 2 हो, k के जगह पर हम 2 रख दें तो ये समीकरण युग्म का एक भी हल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि k यही पूछ रहा था कि k का कितना मान हो यदि इस जो समीकरण युग्म है इसका कोई हल नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि समीकरण का हल कब नहीं होता है, जब ऐसा इसके गुणांक को, इसमें जो चर है उसके गुणांक और अचर राशि का अनुपात जब ऐसा आए तब कोई हल नहीं होता है। तो ये अनुपात हम लिखेंगे और यहाँ से हम हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन 8x + 5y = 9 एंड 3x + 2y = 4। ये दो समीकरण है। इसमें कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। आप दोनों विधि पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि भी और वज्र गुणन विधि से, दोनों से कह रहा है हल करने के लिए किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो ये आप पर निर्भर है कि आपको कौन सा विधि सबसे आसान लगता है हिसाब बनाने में। तो दोनों विधि से आप हल कीजिए, आपकी इच्छा है तो तीनों विधि से आप हल कर लीजिए। जो भी विधि आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पर लिख दीजिए कि मुझे ये विधि सबसे अधिक उपयुक्त लगता है। जिस विधि से आपकी बनाने की इच्छा हो आप बना लीजिए। लेकिन प्रश्न में कहता है दो विधि का नाम दिया है, आप दो विधि से ही हल कीजिए और दो में से ही एक विधि को आप उपयुक्त बना करके आप लिख दीजिए कि मुझे ये विधि अच्छा लगा। तो चलिए ये क्वेश्चन भी तीसरा क्वेश्चन हो गया, आप इसको बना लेंगे। चौथा, तो 4 में हम लोग देख रहे हैं कि 4 में टोटल 5 क्वेश्चन है। जैसे पिछले चैप्टर में दूसरा में 5 क्वेश्चन था, उसी प्रकार से यहाँ भी चौथा नंबर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हैं। हमें 5 क्वेश्चन को हल करना है। अभी तक अगर आप वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है सही से पढ़ लिए तो फिर यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। उसी से मिलता जुलता यहाँ पर क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। इससे पहले भी हम क्वेश्चन में पढ़ चुके थे पुस्तकालय वाला, जिसमें 3 दिन का नियत किराया था, उसके अतिरिक्त प्रतिदिन का अलग किराया था। सेम वही क्वेश्चन ये भी है। इसमें कहता है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। मासिक खर्च जितना हो रहा है उसका 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ता है। यहाँ पर 2 विद्यार्थी ए और बी। ए भोजन ग्रहण करता है 20 दिन, छात्रावास में 20 दिन तक खाना खाया और टोटल रुपया दिया 1000। एक छात्र बी है
ये 26 दिन तक भोजन किया और रुपया दिया 1180। कहा था एक भाग तो नियत है, एक भाग नियत है, शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। तो मासिक व्यय का एक भाग नियत है और ये जो भोजन यानी एक भाग नियत, तो नियत को हम पहले मान लेते हैं कि माना नियत भाग बराबर x रुपया। ये खर्च का है, किराया एक प्रकार से लिया जा रहा है, वो किराया का है। आप यहां पर देखें, ये नियत भाग जो है x रुपया, भोजन पर जो खर्च लिया जा रहा है मासिक खर्च, उसका एक भाग है कि x रुपया दो, उसके बाद जितना दिन खाना है उसके हिसाब से पैसा लिया जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तथा प्रति दिन का भाग बराबर y रुपया। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न से हम यहाँ पर लिखेंगे, एक तो नियत हो गया कितना रुपया जमा करो, उसके बाद जितना दिन भोजन करो उतना y की दर से हम यहाँ पर y दर माने। जैसे मान लेते हैं कि अगर एक विद्यार्थी है जो 5 दिन भोजन किया, अगर प्रतिदिन के अनुसार अगर हम कहें कि 50 रुपया लिया जा रहा है, एक दिन भोजन का 50 रुपया और ये 5 दिन भोजन किया, और हम कहें कि नियत रुपया जो है वो 100 रुपया है, तो हम क्या करेंगे 100 रुपया प्लस जमा करेगा, उसका प्रतिदिन के अनुसार भोजन ग्रहण करेगा। तो प्रतिदिन एक दिन का 50, तो 5 दिन का 25 यानी 250, तो टोटल जो रुपया हो जाएगा वो हो जाएगा 350। ये ऐसे होगा। तो वही बात यहाँ पर है, नियत है वो फिक्स होगा इतना कि x प्लस, अब क्या कर रहा है कितना दिन ये भोजन किया, ए ने 20 दिन तक भोजन किया, तो एक दिन का भोजन का कितना मतलब रुपया देता है y, एक दिन का y, तो 20 दिन का कितना देगा 20y, तो 20y टोटल रुपया कितना हो जाता है 1000 हो जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1000। समीकरण 1 पुनः प्रश्न से यहाँ पर देखिए, अब ये क्या कर रहा है, फिक्स जो फिक्स है वो तो उतना ही रहेगा, ये फिक्स है, इसमें किसी प्रकार की ना कमी है ना बढ़ोतरी है। अब यहाँ पर कर रहा है बी जो है वो 26 दिन तक भोजन किया, 26 दिन तक भोजन करता है, एक दिन के लिए तो y रुपया देना पड़ेगा, 26 दिन के लिए 26y हम यहाँ पर लिख देंगे 26y। 26 टोटल रुपया कितना दिया, टोटल रुपया यहाँ पर दिया जा रहा है 1180 हो गया। यहाँ पर हमारा 2 समीकरण बन गया और इस प्रकार के क्वेश्चन में समीकरण बनना ही सवाल का मुख्य सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इसके बाद आप ढेर सारा विधि पढ़ चुके हैं, उसमें से किसी भी एक विधि को लेकर के आप हिसाब को आगे बढ़ा दीजिए, बस समीकरण बनाने तक मेन चीज़ है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कैसे हम यहाँ पर बनाया है, बिल्कुल आसान सा है, आप भी बना लेंगे और इसके बाद जो विधि आपको उपयुक्त लग रहा है उससे आगे आप हल कर लीजिए। x और y का मान निकल जाएगा, तो x जो होगा वो हो जाएगा नियत भाग, यानी कि आप छात्रावास में रह रहे हैं वहाँ से ही आपको खाना भोजन करना है, तो आप नियत रुपया यानी x रुपया जो नियत है वो जमा कर दीजिए, उसका जितना दिन भोजन कीजिए उसके हिसाब से रुपया जमा करना होगा। तो ये क्वेश्चन अब बना लीजिएगा आगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब चौथा का दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब फिर यहाँ पर अंश और हर से संबंधित क्वेश्चन है। अंश और हर से संबंधित क्वेश्चन में बता दिए हैं भिन्न होता है, भिन्न में एक अंश होता है और एक हर होता है। तो यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। तो अंश है ही नहीं, कितना अंश है पता नहीं है, हर कितना है पता नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, उसको मान लेंगे। हम क्या करेंगे, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y मान लिए, तो भिन्न क्या होगा, तो भिन्न हो जाएगा x/y हो गया, हमारा भिन्न भी ज्ञात हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं प्रश्न में कहता क्या है, बहुत आसान हिसाब है ये। भिन्न का जब भी क्वेश्चन आए, एक अंश मानिए एक हर मानिए और भिन्न अपने आप प्राप्त हो गया x/y, फिर प्रश्न में जैसा कहे बस वैसा काम कर दीजिए। क्या कह रहा है, 1/3 हो जाता है, ये भिन्न जो है वो 1/3 के बराबर हो जाता है यानी बराबर हो जाता है। कब, जब उसके अंश से एक घटा दिया जाता है, बस इतना ही कह रहा है और कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, अंश से घटाया जाता है, हर के बारे में कुछ नहीं किया है, हर को ऐसे ही रहने दीजिए। अंश से घटाया जाता है तो हर को ऐसे ही रखेंगे, तो कहता है 1/2 हो जाता है, 1/2 नहीं 1/3 हो जाता है।
1/3 हो जाता है। फिर अब यहाँ पर तिरछा गुना कर हो जाएगा क्या, 3x - 3 = y। तो क्वेश्चन ये समीकरण जो बन जाएगा 3x - y = 3, पहला समीकरण बन गया। बस ये हो गया। अब दूसरे भाग में हम चलते हैं। तो पुनः प्रश्न से अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें देखिए अब कर रहा है कि वह 1/4 हो जाती है। ये जो भिन्न है वो 1/4 हो जाती है। कब? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब अंश के बारे में कुछ नहीं कहा, अंश को हम वैसा ही छोड़ देंगे। चलिए यहाँ देखिए, अंश को हम ऐसे ही छोड़ दिए और हर में कहता है कि 8 जोड़ा जाता है, y + 8, तब कहता है 1/4 हो जाता है। हम यहाँ पर 1/4 लिखते हैं। फिर तिरछा गुना करेंगे, 4x = y + 8 या 4x - y = 8, समीकरण 2 हो गया। तब यहाँ पर देखिए 2 समीकरण जो ही प्राप्त हो गया, तो फिर किसी भी विधि से हम इसको हल कर लेंगे। बस बिल्कुल आसान सा था, ये आपको आसानी से बन जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा का तीसरा क्वेश्चन। तो चौथा का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कोई टेस्ट था, यश नामक कोई विद्यार्थी है जिसने ये टेस्ट दिया है और इस टेस्ट में इसे 40 अंक मिला है। 40 अंक कैसे मिला है ये हमें पता करना है। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, सही उत्तर पर 3 अंक दिया जा रहा है, सही उत्तर पर, एक सही उत्तर पर 3 अंक। एक सही प्रश्न, अगर एक प्रश्न को ये सही जवाब दे देता है तो उसे 3 अंक मिल जाता है, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है। और अगर उसे गलत जवाब देता है तो सही में से 1 अंक काट लिया जाता है। मान लेते हैं 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन में हमने 3 सही बनाया और 2 प्रश्न गलत बनाया। 5 प्रश्न था, 3 हमने सही बनाया, 2 गलत बना दिया। तो एक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है, तो 3 तिहाई 9, और एक गलत पर 1 अंक काट लिया जाता है सही में से। तो टोटल यहाँ पर जो मेरा काटा जाएगा वो 2 अंक काट दिया जाएगा, अर्थात 9 - 2, टोटल मेरा अंक हो जाएगा 7। इस प्रकार से अंक दिया जाता है। तो यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि कितना प्रश्न है, सिर्फ कह दिया है कि एक सही उत्तर पर 3 अंक दिया जाता है और एक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। तो कितना सही प्रश्न बनाया, कितना गलत प्रश्न बनाया, पता नहीं है। तो जो पता नहीं है उसी को हम मानते हैं। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना कौन बना रहा है, यश नामक विद्यार्थी बना रहा है। लिखेंगे माना यश द्वारा बनाए गए सही प्रश्नों की संख्या बराबर x। उसने x सही प्रश्न बनाया तथा गलत प्रश्नों की संख्या y। यानी गलत प्रश्न को जो बनाया, गलत प्रश्न नहीं मतलब प्रश्न का उत्तर जो उसने गलत दिया, तो गलत प्रश्नों की संख्या हो गया y। तो अब यहाँ पर टोटल प्रश्न कितना हो जाएगा, प्रश्नों की संख्या बराबर x + y। सही प्रश्न कितना बनाया, x, गलत प्रश्न कितना बनाया, y। तो टोटल प्रश्न कितना हो गया, x + y। x + y टोटल प्रश्न है। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न से क्या कहता है। प्रश्न से जो कह रहा है कि एक सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिलता है। एक सही उत्तर पर 3 अंक, x सही बनाया है तो 3x हो जाएगा, 3x। अब कहता है एक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है, काटने का मतलब माइनस कर दिया जाता है, निकाल लिया जाता है, छीन लिया जाता है। तो y गलत बनाया है, y गलत बनाया है तो फिर हम लिखेंगे -y, निकाल लेंगे सही में से। तो टोटल अंक मिलता है 40, पहला समीकरण। फिर कहता है प्रश्न से आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते,
सही उत्तर पर 4 अंक दिया जाता है, यानी सही x बनाया है तब उसको अगर 4x सही हो जाता ना, इतना अंक उसे मिल जाता। और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते। अगर हम एक सही प्रश्न पर 4 अंक देते तो x सही प्रश्न बनाया तो टोटल अंक कितना हो गया 4x। लेकिन कहता है कि अगर गलत पर 2 अंक काट लिया जाता, एक गलत पर 2 अंक कटता तो y प्रश्न इसने गलत बना दिया तो टोटल कितना कटता 2y कटता, -2y, तब मिलता उसे 50 अंक। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 से तीनों में भाग लग जाएगा, इसलिए 2 से भाग कर दीजिए। तो 2x - y = 25। 2 समीकरण बन गया और जो ही 2 समीकरण बन जाए हिसाब किसी विधि से बना लीजिए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा का चौथा प्रश्न ये क्या कह रहा है, देखिए कहता है एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 स्थान है A और B, ये A है और ये B है। इसमें कह रहा है कि दोनों स्थान के बीच 100 किलोमीटर की दूरी है, 100 किलोमीटर की दूरी है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलाना शुरू करती है। दूसरी कार B से एक ही समय चलाना प्रारंभ करती है, एक ही टाइम में प्रारंभ करती है। अगर अभी 5 बज रहा है और अभी कार चले तो यहाँ पर जो कार है, यहाँ पर कार और यहाँ पर कार, ये दोनों कार एक ही टाइम में चलना शुरू करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चली, एक ही दिशा में चली, अर्थात अगर ये कार इधर चल रहा है तो ये भी इधर ही चले, एक इसी दिशा में अगर चले तो 5 घंटे के बाद मिल जाती है। 5 घंटे के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिल जाती है। तो मान लेते हैं हम ये यहाँ पर आते आते दोनों कार एक दूसरे से मिल जाती है, C पर मिल जाती है। तो देखिए अगर C पर मिल जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि कार A जो है वो कितना दूर चला, यहाँ से नहीं चला, यहाँ से तो B तक आया और फिर B से C तक आया। इसका मतलब कार A जो दूरी तय किया वो AC, यानी A से C तक इतना दूरी तय किया, A से B से और फिर यहाँ C पर पहुंचा, इतना दूरी कार A ने तय किया। कार B कितना दूरी तय किया था, कार B तो बस B से C पर आया है, C पर तो दोनों मिल गया है, तो ज़्यादा दूरी ये तय किया है और B बस यहाँ से यहाँ आया है। तो ये ऐसा हम मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये धीमी चाल से चला और ये स्पीड से चला, तभी तो ये 100 किलोमीटर पीछे था और 5 घंटे के बाद दोनों यहाँ पर मिल जाता है। ये धीमी चाल से चला और ये स्पीड से चला। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि B ने कितना दूरी तय किया, तो B बस B से दूरी तय किया है। चलिए ये तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया कि A कितना दूरी तय किया, A ने दूरी तय किया AC और B ने BC। आगे कह क्या रहा है, 5 घंटे के बाद मिल जाता है, टाइम है 5 घंटे, अर्थात दोनों अगर हम मिलने वाले बिंदु की ही बात करें तो दोनों 5 घंटे चला, ये भी 5 घंटा चला और ये भी 5 घंटा चला, 5 घंटा ही चला। अब देखिए इसने AC दूरी तय किया और इसने BC दूरी तय किया। तो हम एक ऐसा दोनों में संबंध बनाएंगे तो हमारे दिमाग में तो रहेगा है कि दोनों में समीकरण बनेगा है। तो समीकरण कैसा बनेगा, यहाँ से आप देखिए, यहीं से पता चलेगा समीकरण क्या बनेगा। देखिए इतना है 100, इतना है 100, अगर इतना में से इतना को निकाल दे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। देखिए हमारा संबंध कैसा आ गया, संबंध ये आ रहा है AC - BC = 100। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न में पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये प्रश्न अधूरा है, क्योंकि इस प्रश्न में जितना अभी मैंने बात किया है बस उतना ही दिया है। तो पहले हम उतना पर देख लेते हैं, फिर मैं बतलाता हूँ कि उसमें कमी क्या है प्रश्न। चूंकि इस प्रश्न में हमें चाल पूछेगा कि दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कम चाल से चला और ये अधिक चाल से चला, तो दोनों की चाल तो कुछ होगी, लेकिन यहाँ पर तो चाल दिया नहीं है। हम पहले चाल ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे कि माना कार A की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, किलोमीटर पर आवर, तथा कार B की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। हो गया।
समय, तो दोनों कितना चला है, तो समय हो गया 5 घंटा, दोनों 5 घंटा चला है। तब यहां पर देखिए दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो कार ए के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, यहां पर हम लिखेंगे कार ए के द्वारा तय की गई दूरी, दूरी बराबर ए सी, और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर, या हम यहाँ पर यही लिख दें कि कार ए के द्वारा तय की गई दूरी बराबर, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो कार ए की द्वारा हम तय की गई दूरी निकाल रहे हैं, तो कार ए की चाल और गुना समय, समय दोनों के लिए बराबर है लेकिन चाल तो दोनों के अलग है, तो चाल गुना समय बराबर दूरी। तो कार ए के द्वारा तय की गई दूरी निकाल रहे हैं, तो इसी का चाल रखेंगे, इसका चाल है एक्स गुना समय 5, या कार ए ने कितना दूरी तय किया है, तो ए सी दूरी तय किया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू 5x, ए सी इज इक्वल टू 5x। चलिए अभी हम इसको रहने देते हैं, हमको समीकरण बनाना है, तो हम यहाँ देखते हैं, ये तो कार ए के द्वारा हो गई। अब हम लिखेंगे कार बी के द्वारा तय की गई दूरी बराबर, तो कार बी के द्वारा तय की गई दूरी, तो बी की चाल गुने समय, समय तो दोनों के लिए 5 है, तो बी का चाल यहाँ पर आएगा, तो बी गुना बी का चाल यहाँ पर हो जाएगा वाई और 5, या कार बी ने कितना दूरी तय किया, कार तो सिर्फ बी ने तो सिर्फ बी सी दूरी तय किया है, तो बी सी बराबर हो जाएगा कितना 5y। अब देखिए दोनों में क्या संबंध है, अगर हम यहाँ पर लिखे हैं, अगर हम यहाँ पर ऐसा लिख लें कि ए सी माइनस बी सी बराबर कितना, तो 100 है, ए सी माइनस बी सी, क्यों, तो ए सी और बी सी आ रहा है, तो दोनों में हमको समीकरण बनाना है ना, समीकरण बनेगा तभी तो कुछ कनेक्शन जुड़ेगा, तो फिर हिसाब सॉल्व होगा, तो कनेक्शन हमको जोड़ना है। अगर हम ए सी या प्लस बी सी कर देंगे, तो ए सी प्लस बी सी कर देंगे तो कुछ मान बराबर के रूप में ऐसा नहीं आएगा जिससे हमारा हिसाब बन जाए, इसलिए हम ऐसा कुछ करेंगे कि कुछ मान यहाँ पर आ जाए, तो कैसे आएगा, हम ए सी या प्लस बी सी कर दें, तो फिर यहाँ पर सही तरीका से कुछ आएगा, यहाँ पर जैसे ए सी प्लस बी सी, तो कितना आएगा, ये 100 आ जाएगा और प्लस बी सी आ जाएगा, 100 प्लस बी सी, तो बी सी काट देंगे, तो फिर यहाँ 100 ए सी बराबर हो जाएगा ए सी में बी सी नहीं आएगा, ए सी बराबर ही हो गया 100 प्लस बी सी, और फिर यहाँ पर देखिए तो आएगा यहाँ पर वही बात, तो आप जोड़ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी बराबर कितना, तो ए सी बराबर आ जाएगा कितना, ए सी बराबर, यहाँ से भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो इतना माइनस इतना कितना हो गया यहाँ पर 100, तो ए सी क्या है, यहाँ देखिए ए सी है 5x, बी सी क्या है, बी सी है 5y, तो 5y इज इक्वल टू 100, 5x 5y, 5 से दोनों तरफ भाग लग जाएगा, आप भाग कर दीजिए, x माइनस वाई बराबर 20 पंचे 120, पहला समीकरण हमारा एक समीकरण बढ़ गया। दूसरा समीकरण देखिए, अधूरा क्वेश्चन क्या है, अधूरा क्वेश्चन ये है कि जब कह रहा है एक ही दिशा में चलता है तो 5 घंटे के बाद मिल जाता है, और उस 5 घंटे के कारण हम देख रहे हैं कि हमारा समीकरण ऐसा आया है, तो एक ही समीकरण आएगा, अब एक ही समीकरण से तो मान निकलेगा नहीं, तो दूसरा समीकरण के लिए तो कुछ शर्त होगा, तो वो शर्त किताब में नहीं लिखा है, आप कहीं क्वेश्चन मिलाएंगे अदर बुक में तो वहाँ पर वो अधूरा पूरा हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, दूसरा स्थिति में ये कार और ये कार दोनों जब विपरीत दिशा में चलता है तब 1 घंटा के बाद मिल जाता है, अर्थात ये इधर चले और ये इधर चले, तो 1 घंटा के बाद मान लीजिए यहाँ पर आकर के मिल गया, अब 1 घंटा के बाद यहाँ मिल रहा, अब 1 घंटा टाइम अब है 1 घंटा, यहाँ पर लिखेंगे कि अब समय बराबर 1 आवर, यानी 1 घंटा, अब समय है 1 घंटा, देखिए इधर से आया और इधर से आया, दोनों ने मिलके कितना दूरी तय किया, तो हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच तो 100 किलोमीटर का दायरा है, ये इतना और ये इतना, तो दोनों मिल करके 100, मान लीजिए यहाँ पर डी पर मिला, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि माना
दोनों कार डी पर मिले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार ए के द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, एडी, और कार बी के द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा बीटी। तो अब हम जो यहाँ पर लिखेंगे कि कार ए के द्वारा तय की गई दूरी, कार ए के द्वारा तय की, अब दूरी कितना होगा, तो इसका चाल एक ही चाल है गुना समय, समय कितना है 1 घंटा यानी x, यानी यहां पर हम लिख लेंगे एडी बराबर x। कार बी के द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, कार बी की चाल है गुना समय, तो कार बी की चाल है y गुना 1, या कार बी की दूरी तय क्या है bd, तो bd बराबर y। अब हम यहाँ पर अगर ऐसा करें AD प्लस BD कितना हो जाएगा 100, और AD क्या है, तो AD है x, BD क्या है, BD है y। हमारा दूसरा समीकरण भी बन गया, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। इस दोनों समीकरण के द्वारा हम किसी भी विधि से सवाल को हल कर लेंगे। x का जो मान आएगा वो कार A की चाल होगी, और y का जो मान आएगा वो कार B की चाल हो जाएगी। इस प्रकार से हिसाब सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल, ये आयत की बात है, आप आयत बना लीजिए, ये है आयत, और आयत में एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है, इतना बात आप जानते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात किया है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमाई ज्ञात कीजिए। बीमा का अंदर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। यहाँ पर लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना, ये नहीं दिया है, हम उसको पहले मानेंगे। लेकिन यहाँ माना आयत की लंबाई बराबर L, ABCD कुछ भी आप मान लीजिए, तथा चौड़ाई बराबर B, ये दोनों निकल गया, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा LB, लंबाई गुना चौड़ाई। प्रश्न से कहता क्या है, देखिए प्रश्न से कहता है कि अगर हम लंबाई 5 इकाई कम कर दें, लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अगर हम लंबाई 5 इकाई कम कर दें, 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें, तो गुना कर दिए हैं, तो ये क्षेत्रफल हो गया। ये क्षेत्रफल और पहले का जो क्षेत्रफल है, ये देखिए क्या करा कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई घट जाता है यदि हम इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें, 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें, इसका जो क्षेत्रफल है वो 5 इकाई घट जाता है। किससे घटेगा, इससे घटेगा, पहले जो है उससे ये घट जाएगा, तो घट जाएगा इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये घट गया है, अब ये घट गया है, इधर भी हम क्या करेंगे 9 वर्ग इकाई घटा देंगे। जब हम ऐसा किए हैं तो क्षेत्रफल क्या हो गया, जो पहले था उससे ये घट गया, हम इधर भी घटा देंगे, तभी तो दोनों बराबर होगा। अब हम इसको हम हल करेंगे, हल क्या करेंगे, तो यहाँ गुना करेंगे, तो गुना करेंगे हो जाएगा LB प्लस 3L माइनस 5B माइनस 15 बराबर LB माइनस 9। देखिए LB और LB कट जाएगा, बचेगा यहाँ 3L माइनस 5B बराबर माइनस 9 प्लस 15, या 3L माइनस 5B इज इक्वल टू 6। पहला समीकरण बन गया। आगे क्या कर रहा है, फिर कहता है पुनः प्रश्न से, अब प्रश्न से क्या कर रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, अगर हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं, ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल इससे
67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब देखिए 67 वर्ग इकाई बढ़ गया, इधर भी हम 67 जोड़ेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा, तो प्लस 67। अब फिर हम इसको हल करेंगे, यहाँ हो जाएगा क्या, फिर गुना करेंगे LB प्लस 2L प्लस 3B प्लस 2 तिहाई 6 बराबर LB प्लस 67। LB और LB कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2L प्लस 3B बराबर 67 माइनस 6, यहाँ हो जाएगा 2L प्लस 3B इजिकल टू 61। ये दूसरा सम। तो यहाँ से हम अब फिर हल कर लेंगे, तो यहाँ से L निकल जाएगा, B निकल जाएगा, तो L जो होगा वो आयत की लंबाई हो जाएगा, B हो जाएगा चौड़ाई। यहाँ पर कुछ क्या रहा है, बस लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। इस प्रकार से हम आयत की विमा ज्ञात कर लेंगे। तो 3.5 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो चलिए आज तक बस इतना तक रहने देता हूँ, अब अगला कल देखते हैं। धन्यवाद।